बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फ़ा डिके को कंटिन्यू करेंगे हम। कुछ सिस्टमैटिक्स हैं अल्फ़ा डिके की जिसको डिस्कस करेंगे, और फिर थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके को हम क्वालिटेटिवली डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिवली इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे हम, यानी मैथमेटिकली डिस्कस नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर अल्फ़ा डिके का जो कि नज़र आया वो ये था कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्टिविटी को डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में। एक्टिविटी बराबर होती है द नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम फॉर एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। अल्फ़ा डिके के लिए ये एक बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ नज़र आई। यूजुअली जो अल्फा डिकेज की क्यू वैल्यूज होती हैं वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान होती हैं फॉर ऑल द नोन अल्फा एमिटर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इनकी जो हाफ लाइफ हैं वो माइक्रो सेकेंड से लेकर गीगा ईयर्स तक जाती हैं। नाउ दैट्स एन एक्सट्रीम वेरिएशन ऑफ डेटा। आपका डेटा माइक्रो सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है और गीगा ईयर्स यानी एक्सपोनेंट 9 तक जा रहा है। Q and T half are inversely related for any alpha decay. जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ही कम हाफ लाइफ होगी, जितनी कम हाफ लाइफ होगी उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। ये लॉ गीगर नटल रिलेशन कहलाता है, और इस गीगर नटल रिलेशन की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है वो ये है कि जब हम थोरियम को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो बेसिकली अगर मैं इस लॉ को रीइटरेट करूं, दोबारा बताऊं आपको, गीगर एंड नटल नोटिस दैट अल्फा एमिटर्स विथ लार्ज डिसइंटीग्रेशन एनर्जीज और क्यू वैल्यूज हैड शॉर्ट हाफ लाइव्स एंड कन्वर्सली द वेरिएशन इज astonishingly rapid, as we may see from the limiting cases of thorium that has a half-life of 1.4 exponent 10 years and its Q value is 4.08 mega electron volt that lies on the lower limit. And thorium 218, the data that I just told you was for thorium 232 with a A value of 232, whereas for thorium 218 the half-life is 1 exponent minus 7 second. That's a very small half-life, whereas its Q value lies on the higher limit of the energy band, that is 9.85 mega electron volt. तो थोरियम 232 की जो हाफ लाइफ है वो एक्सपोनेंट 10 इयर्स के ऑर्डर की होती है, जबकि उसकी जो क्यू वैल्यू है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। इसी तरह थोरियम 218 की जो हाफ लाइफ है वो 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 सेकेंड्स होती है, जबकि उसकी क्यू वैल्यू 9.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अ फैक्टर ऑफ 2 इन एनर्जी, यानी एनर्जी में अगर सिर्फ 2 का चेंज आ रहा है, मीन्स अ फैक्टर ऑफ एक्सपोनेंट 24 इन हाफ लाइफ. That is a huge variation. The theoretical explanation of this Geiger-Nuttall rule was successfully explained by quantum mechanics. ये प्लॉट है जो हमें नजर आ रहा है T half against Q का। इसमें x एक्सिस पर हमारे पास Q मौजूद है और y एक्सिस पर हमारे पास log of half life मौजूद है, यानी हाफ लाइफ मौजूद है बट इन द बेस ऑफ log of 10, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा वेरिएशन है कि इसको हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते, हमें उसका लोगैरिथम लेना पड़ता है। जो कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं बहुत ही स्मूथ कर्व्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम थोरियम। ये देखिए थोरियम 232 से कर्व स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, और जैसे जैसे जो है वो हमारे पास हाफ लाइफ की वैल्यू कम होती जा रही है, वैसे वैसे क्यू वैल्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यू कैन सी दिस until it reaches thorium 18. ठीक है, इसी तरह ये यूरेनियम 238 का कर्व है। यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स की जब हम ये अल्फा एमिटर्स होते हैं, यूजुअली ऑल द हैवी न्यूक्लियाई, आप देख रहे हैं कि सबकी जो ए वैल्यू है वो 200 से ऊपर की है। तो इन सब के कर्व्स आप देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी हैवी आइसोटोप एंड मूविंग ऑन टू द लाइटर वंस,
इनकी क्यू वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है और इनकी जो हाफ लाइफ की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये गीगर नटल रूल या गीगर नटल रिलेशनशिप कहलाता है। और ये सॉलिड लाइंस जो हैं ये डेटा पॉइंट्स को जो डिफरेंट हमारे पास है उनको कनेक्ट कर रही हैं। अगर हम सेम Z वाले अल्फा एमिटर्स को प्लॉट करें, ठीक है, तो तब जो है वो बहुत स्मूथ हमें कर्व्स नजर आते हैं। अगर हम इसमें से सिर्फ वो ग्रुप सेलेक्ट करें जिसका Z और N जो है वो दोनों इवन होता है, इवन ऑड होता है, ऑड इवन और ऑड ऑड न्यूक्लियाई, दे ओबे द जनरल ट्रेंड बट डू नॉट प्लॉट इनटू क्वाइट सच स्मूथ कर्व्स। सबसे ज्यादा जो स्मूथ कर्व्स हमारे पास आते हैं वो इवन Z और इवन N के आते हैं, जबकि अगर हम इसके अलावा किसी को भी प्लॉट करें तो उनका जो ट्रेंड है वो इतना स्मूथ हमें नहीं नजर आ रहा होता। देयर पीरियड्स आर 2 to 1000 times longer than those for even types with the same Z and Q। तो उनके जो Z और N की वैल्यूज हैं अगर इवन ऑड हो या ऑड ऑड हो या ऑड इवन हो तो कितना फर्क आ जाता है पीरियड्स में, 2 to 1000 times जो है वो फर्क आ जाता है। It's interesting that uranium-235 is one of these extra long life types. If its half-life were 1000 times shorter, this important nucleus would not occur in nature and we probably would not have nuclear reactors today. तो uranium-235 जो है यानी even Z और odd N, ये एक एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ वाला आइसोटोप है। अब सिर्फ जो है वो नंबर ऑफ Z और नंबर ऑफ N इवन और ऑड होने से इसकी हाफ लाइफ पे कितना फर्क पड़ जाता है, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स का फर्क पड़ जाता है। इट्स हाफ लाइफ इज ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स मोर देन द अदर इवन आइसोटोप्स ऑफ इट्स काइंड। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक इवन या ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंज होने से हमें कितना डिफरेंस पड़ रहा है। अगर नेचर में इस तरह ना होता तो आज हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स की ऑफकोर्स बेस पर होते हैं यूरेनियम, वी वुडंट हैव एनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स टुडे। ठीक है, तो ये गीगर नटल रिलेशनशिप था। लुकिंग फॉर A इज ग्रेटर देन 212 वालों को अगर हम देखें, वी कैन सी दैट एडिंग न्यूट्रॉन्स टू अ न्यूक्लियस reduces the disintegration energy। तो ये हमारे पास दूसरी फिगर है जो कि हमें शो करती है बेसिकली, आई होप आई हैव दैट फिगर, चलिए मैं आपको थ्योरेटिकली बता देती हूँ कि what we also observed and another astonishing observation was that for A greater than 212, ऐसे सारे न्यूक्लियाई जिनका जो मास नंबर है वो 212 से ज्यादा होता है, adding neutrons to a nucleus reduces the Q value। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स बढ़ा दें, ठीक है, न्यूट्रॉन्स बढ़ा दें तो Q वैल्यू जो है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द गीगर नटल रूल। और जब Q वैल्यू कम होगी तो ये अंडरस्टूड बात है कि हाफ लाइफ इंक्रीज होगी, न्यूक्लियस बिकम्स मोर स्टेबल। इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं तो उसकी Q वैल्यू कम हो जाती है, और Q वैल्यू कम होने से गीगर नटल रूल जो है वो क्या प्रेडिक्ट करता है कि उसकी जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। हाफ लाइफ बढ़ने का मतलब है नाउ द न्यूक्लियस हैज बिकम मोर स्टेबल। The nucleus becomes more stable, but there is a striking discontinuity near A equals 212, where N equals 126, and that is another manifestation of the nuclear shell structure। लेकिन ये जो पैटर्न आ रहा होता है कि जिसमें न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल हो रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ाने से, N equals 126 पर एक बहुत स्ट्राइकिंग डिसकंटिन्यूटी नजर आती है हमें इस पैटर्न के अंदर, और वो शेल स्ट्रक्चर का एक एविडेंस है। और शेल स्ट्रक्चर हमने जो है वो पिछले चंद लेक्चर्स में देखा था।
ये चीज हम जो है वो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला से, जो सिस्टमैटिक डिपेंडेंस ऑफ क्यू है ए के ऊपर, कि जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है वो ए के साथ, मास नंबर के साथ किस तरह चेंज हो रही है, ये हम उसमें बहुत अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला से। आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली ए की कोई भी रैंडम वैल्यू पिक कर लीजिए, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी का क्योंकि हम जाहिर है डिफरेंस देख रहे होंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम लेंगे हम, विच इज द अल्फा पार्टिकल। हीलियम इज द अल्फा पार्टिकल, वी नो इट वेरी वेल। और उसमें से जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रेजिडुअल न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस बचा है अल्फा पार्टिकल एमिट होने के बाद, उसको हम रेजिडुअल न्यूक्लियस कह रहे हैं। इन दोनों की एनर्जीज आपस में अगर हम ऐड कर दें बाइंडिंग एनर्जीज, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें पेरेंट न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, तो हमारे पास क्यू वैल्यू का एक फॉर्मूला आ जाएगा, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला जो हमने किया था उसकी फॉर्म में, ठीक है। अब उस फॉर्मूले में चंद वेरिएबल्स रह गए। वो वेरिएबल एक क्या है, एक तो ए वैल्यू है। ए की आप डिफरेंट वैल्यूज उठाते जाइए, उसमें रिप्लेस करते जाइए, तो आपको पैटर्न नजर आएगा कि ए की वैल्यू चेंज होने से, एन और जेड की वैल्यू चेंज होने से बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू किस तरह चेंज हो रही है, ठीक है। यू कैन वेरी वेल प्लॉट दिस ऑन एन एक्सेल शीट एंड स्टडी इट ऑन योर ओन। नाउ दिस इज अनदर कर्व विच शोज द एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल अल्फा डिके एनर्जीज, ठीक है। जिस मेथड से मैंने अभी आपको बताया कि आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा डिके की, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इट वुड बी अ सम ऑफ द हीलियम एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस एंड द रेसिडुअल न्यूक्लियस माइनस द एनर्जी ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। उसको, उस क्यू वैल्यू को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर जेड है पेरेंट न्यूक्लियस का। एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स आर फ्रॉम केसेस वेयर बोथ पेरेंट न्यूक्लियस एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर बीटा स्टेबल, और हमने ऐसे न्यूक्लियाई पर्टिकुलरली कंसिडर किए हैं जो कि बीटा स्टेबल हैं, जिनमें कोई और डिके नहीं हो रहा है। Theoretical curves is from equation 4.5, neglecting the pairing energies together with the equation, यानी ये जो theoretical points हैं वो हमने बाइंडिंग एनर्जी के इस फॉर्मूले से जो है वो लेकर प्लॉट किए हैं, तो ये आपको उसकी वेरिएशन नज़र आ रही है। यू कैन सी अ पैटर्न दैट दीज थ्री आर बेसिकली अल्फा एमिटर्स एंड सो ऑन एंड सो। तो ये तो था अल्फा एमिशन का कुछ अकाउंट। अब अगर हम थ्योरी ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ अल्फा डिके को ज़रा स्टडी करेंगे।